शुभ समाचारों में सबसे पहली बात हम करने जा रहे हैं एशिया कप की। दुबई में मैदान सज चुका है, टीमें तैयार हैं और फैंस की जोश बहुत हाई नजर आ रहा है। एशिया कप का आगाज 27 अगस्त से होने वाला है, लेकिन दुनिया भर के क्रिकेट फैंस को इंतजार उस सुपरहिट भिड़ंत का है जो 28 अगस्त को होने वाला है। जी हां, एशिया कप में सुपर संडे को भारत और पाकिस्तान की टीम आमने सामने होंगी। एशिया कप के दो दिग्गजों के बीच होने वाले इस हाई वोल्टेज मैच को लेकर खिलाड़ियों से लेकर क्रिकेट के हर फैंस के बीच एक्साइटमेंट चरम पर। एशिया कप का बिगुल बजने वाला है। आगाज भले ही 27 अगस्त से है, लेकिन दुनिया भर के क्रिकेट फैंस की निगाहें 28 अगस्त को होने वाली भारत पाकिस्तान महामुकाबले पर टिकी है। और टिके भी क्यों ना। भारत और पाकिस्तान का मैच हमेशा ही क्रिकेट फैंस की पहली पसंद रहा है, भले ही एशिया कप हो या फिर विश्व कप या फिर चाहे कोई और क्रिकेट फॉर्मेट। इन दोनों प्रतिद्वंदी टीमों की भिड़ंत खेल के मैदान पर शोले भड़काने के लिए काफी है। इस साल ये दूसरा मुकाबला है जब दुबई में एशिया कप खेला जाएगा। साथ ही टीम की कप्तानी एक बार फिर रोहित शर्मा के हाथ है। इस बार भारतीय टीम रोहित शर्मा की अगुवाई में एशिया कप में खिताबी हैट्रिक लगाने के इरादे से उतरेगी, क्योंकि 2 बार के मौजूदा चैंपियन भारत ने 2016 में एक और 2018 में पाकिस्तान को 2 बार हरा दिया था। यानी एशिया के सबसे बड़े मुकाबले का काउंटडाउन शुरू हो गया है। खिलाड़ियों का मनोबल मजबूत है और फैंस का उत्साह चरम पर। इन दो टीमों की भिड़ंत को लेकर क्रिकेट प्रेमियों की दीवानगी ही है कि इस बार इन दो टीमों का 1 या 2 नहीं बल्कि पूरे टूर्नामेंट में कुल 3 बार मुकाबला होने वाला है। 6 टीमों के एशिया कप में भारत और पाकिस्तान ग्रुप ए में है। 28 अगस्त को यहीं से एक टीम क्वालिफायर से आएगी। ग्रुप ए में तीसरी क्वालिफायर टीम यूएई, हांगकांग, सिंगापुर और कुवैत में से एक होगी। कोई बड़ा उलटफेर ना हुआ तो भारत और पाकिस्तान सुपर 4 में आसानी से पहुंच जाएंगे। सुपर 4 में हर टीम एक दूसरे से मैच खेलेगी। ऐसे में भारत और पाकिस्तान के बीच दूसरा मुकाबला सुपर 4 में भी देखने को मिलेगा। शीर्ष 2 टीमों के फाइनल होंगे और भारत पाकिस्तान बाकी टीमों के मुकाबले काफी ज्यादा मजबूत है। इसीलिए पूरे आसार हैं कि इस बार की खिताबी जंग भारत और पाकिस्तान के बीच देखने को मिलेगी। अगर ऐसा हुआ तो एक टूर्नामेंट में भारत और पाक के 3 मुकाबले हो सकते हैं। खास बात है कि इस बार भी एशिया कप T20 फॉर्मेट में होगा। पहली बार 2016 में जब इस फॉर्मेट में टूर्नामेंट हुआ था, तब भी जीत ने टीम इंडिया के ही कदम चूमे थे। एशिया कप में ये दोनों टीमें कुल 14 बार भिड़ चुकी हैं। इसमें से 13 बार एशिया कप 50-50 ओवर का हुआ था और 2016 में एशिया कप T20 फॉर्मेट में हुआ था। इन सभी टूर्नामेंट में 8 बार भारत ने जीतकर परचम लहराया है, तो 5वीं बार पाकिस्तान को जीत हासिल हुई थी। 1984 में एशिया कप का आगाज हुआ था, जिसमें भारत को ही सफलता मिली थी। तब से लेकर अब तक भारतीय टीम ही सबसे ज्यादा 7 बार एशिया कप के खिताब को अपने नाम कर चुकी है। वहीं श्रीलंका ने 5 और पाकिस्तान ने सिर्फ 2 बार खिताब पर कब्जा जमाया है। आंकड़ों के अलावा खिलाड़ियों की भी बात कर ली जाए तो T20 फॉर्मेट में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में रोहित शर्मा और विराट कोहली टॉप 3 बल्लेबाजों में हैं। रोहित ने 132 मैच में 3,487 रन बनाए हैं और कोहली ने 99 मैचों में 3,308 रन जोड़े हैं, जबकि पहले 10 बल्लेबाजों में पाकिस्तान की तरफ से सिर्फ उनके कप्तान बाबर आजम का नाम है, जिन्होंने 74 मैचों में 2,686 रन बनाए हैं। गेंदबाजी में पाकिस्तान अपने सबसे बड़े हथियार यानी शाहिद आफरीदी को पहले ही खो चुका है। चोट के कारण आफरीदी टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। तो वहीं जिम्बाब्वे के खिलाफ वनडे सीरीज में क्लीन स्वीप की जीत के साथ मैन इन ब्लू का आत्मविश्वास चरम पर है।
साफ है कि नंबर गेम में पाकिस्तान पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन जीत के जुनून, जोश और जज्बे में ये दोनों धुरंधर टीमें पीछे नहीं है और इसी जुझारू मैच का गवाह बनेगा 28 अगस्त का सुपर संडे, जब क्रिकेट के मतवालों को इन दो दिग्गजों की भिड़ंत देखने को मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। नोएडा के साथ ही पूरा देश तैयार है गवाह बनने के लिए, ट्विन टावर ध्वस्त करने के लिए भ्रष्टाचार की बुनियाद पर खड़े हुए इन दोनों टावरों को गिराने का आदेश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया है, जिसके बाद इस पर अमल किए जाने की तारीख भी अब तय हो चुकी है, वो है 28 अगस्त। महज 10 से 12 सेकंड और देखते ही देखते आंखों के सामने आसमान छूते आशियाने मलबे में तब्दील हो जाएंगे। कल्पनाओं की जमीन पर ये मंजर पेट में तितलियां दौड़ाने वाला है, लेकिन हकीकत में 28 अगस्त की दोपहर जब नोएडा और देश इसका गवाह बनेगा तो यकीनन मानिए लालच और विज्ञान के इस मुकाबले का रोमांच चरम पर होगा। भ्रष्टाचार से बुलंदियों पर पहुंची इस इमारत को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ढाया जाएगा। एफडीज कंपनी के चेतन दत्ता जो फाइनल बटन दबाएंगे, ये बटन 100 मीटर के दायरे से दबाया जाएगा और दत्ता के साथ होंगे ब्रिक्स मैन और 6 लोगों की टीम, जो इस पूरी इमारत को पल भर में जमींदोज कर देंगे। पहले बॉक्स को चार्ज किया जाएगा और इसके बाद ट्रिगर दबा दिया जाएगा, जिसके बाद करीब 9640 डेलियर्स लगी उनमें करंट पहुंच जाएगा और ब्लास्ट होना शुरू हो जाएगा। 9 सेकंड में पूरा ब्लास्ट होगा। करीब 13 से 15 सेकंड में पूरी बिल्डिंग नीचे आ जाएगी। ब्लास्ट डेलियर्स के मुताबिक होगा, लेकिन देखने में लगेगा कि ब्लास्ट एक साथ दोनों बिल्डिंग में हो रहा है। इंडिया में इतनी बड़ी इमारत को गिराने का ये पहला मौका है। दोनों ट्विन टावर्स को ध्वस्त होने के बाद कितनी धूल उठेगी और गुबार कब तक छटेगा, इसको लेकर किसी भी तरह की कोई रिसर्च नहीं है। 28 अगस्त का मौसम, हवा की रफ्तार और दिशा ही धूल का गुबार और उसके लोगों को प्रभावित करने की तीव्रता निर्धारित करेगी। जमींदोज होने वाले दोनों ही टावर का मलबा हजारों टन होगा। इतनी बड़ी मात्रा में मलबा ढोने के लिए 3000 ट्रकों की जरूरत होगी। अगर निस्तारण का समय देखें तो 3 महीने लगेंगे। हालांकि टावर जमींदोज होते ही चारों ओर लगे कंटेनरों में ये मलबा जाएगा। टावर गिरने पर करीब 60 से 80 हजार टन मलबा निकाला जाएगा, जिसमें 4000 टन सरिया होगा। 40 से 50 हजार टन मलबा टावर टूटने से बने गड्ढे में इस्तेमाल होगा। 56,000 टन मलबे में कंक्रीट और अन्य सामान होंगे। ट्विन टावर के मलबे से सरिया और दूसरी धातुओं को अलग करके मलबा सड़कों को ऊंचा करने में इस्तेमाल किया जाएगा। दोनों टावर को गिराने का खर्चा 17 करोड़ 55 लाख रुपए आने वाला है, जबकि इनसे निकलने वाले मलबे की कीमत 13 करोड़ के करीब होगी। डिमोलिशन से निकलने वाले मलबे का इस्तेमाल इसके बेसमेंट को भरने के लिए किया जाएगा। बाकी बचे मलबे का निस्तारण किया जाएगा। डिमोलिशन से यहाँ होने वाले प्रदूषण को भी मॉनिटर करने की तैयारी है, फिर चाहे वो वायु प्रदूषण हो या फिर ध्वनि प्रदूषण। यही वजह है कि 10 एंटी स्मॉग गन लगा दिए गए हैं। पानी का छिड़काव कर धूल के कणों को हवा से नीचे गिराया जाएगा, ताकि हवा में तैर कर वो लोगों को कम नुकसान करे। एयर क्वालिटी नापने के लिए 6 स्टेशन बनाए गए हैं। डस्ट के लिए स्मॉग गन और मैकेनिकल स्वीपिंग होगी। एयर क्वालिटी भी लगातार मॉनिटर की जाती रहेगी, ताकि डिमोलिशन के बाद आसपास के लोग लौट सकें। एक्सक्लूजन जोन 500 से 700 मीटर के परिधि में बनाया गया है, जिसमें पूरी तरह से ट्रैफिक बंद रहेगा। इसके अलावा नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे भी 2:15 बजे से लेकर 2:45 बजे तक बंद रहेगा। फायर टेंडर, ट्रैफिक पुलिस के अलावा 2 अस्पताल, फेलिक्स और यथार्थ अस्पताल में बेड रिजर्व किए गए हैं। एनडीआरएफ की टीम भी मौके पर रहेगी। ब्लास्ट के बाद प्री और पोस्ट डाटा एनालिसिस किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
अब देखिए, इन टावर्स को गिराने के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। 28 अगस्त को भारत में होने जा रहे सबसे बड़े विस्फोटक ऑपरेशन की एक एक बारीक जानकारी हम आप तक लगातार पहुंचाते जा रहे हैं गुड न्यूज टुडे के माध्यम से। अब आपको कुछ और डिटेल्स इस डिमोलिशन ड्राइव के बारे में दिखा देते हैं और बता देते हैं इन ग्राफिक्स के जरिए। देखिए, एपेक्स और सियान दोनों टावर्स में कुल 9,640 होल किए गए हैं। 9,640 होल में 3,700 किलो बारूद भरा गया है। एपेक्स टावर के हर फ्लोर पर कुल 170 कॉलम यानी पिलर्स हैं। बिल्कुल शगुफ्ता, और देखिए सियान टावर में एक फ्लोर पर कुल 60 कॉलम हैं, आपको बताते हैं, और बारूद रखने के लिए हर कॉलम में 4 से 5 छेद किए गए हैं। मतलब बहुत सुव्यवस्थित ये योजना है जिसके तहत इतना बड़ा डेमोलिशन होगा। देखिए, हर एक होल की बात करें तो 40 ग्राम से 160 ग्राम तक बारूद रखा गया है। सबसे पहले दोपहर 2:30 बजे सियान टावर के बेसमेंट में कॉर्नर पर धमाका होगा। बिल्कुल, साथ ही साथ देखिए सभी बारूद के फटने में कुल 9 सेकंड का समय लगने जा रहा है। पूरी बिल्डिंग का मलबा गिरने में महज 5 सेकंड का वक्त लगेगा। समझिए कितने स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में ये तैयार किया गया है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि कुल करीब 15 सेकंड्स में पूरी इमारत मलबे के ढेर में तब्दील हो जाएगी। आसपास की सोसाइटीज जो हैं, जहां पर लोग रहते हैं, अभी भी मौजूद हैं। उनको सुबह 7 बजे घर अपना छोड़ना होगा। इवैक्यूएशन प्रोसेस सुबह शुरू हो जाएगी। दोपहर 2:15 बजे से 2:45 तक आधे घंटे तक नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर वाहनों की आवाजाही रोक दी जाएगी। बिल्कुल, इतना ही नहीं, अब आपको बता दें इस पूरे एरिया में ड्रोन उड़ान पर भी पाबंदी लगा दी गई है, सुरक्षा के लिहाज से, सिक्योरिटी के लिहाज से। बात तो कुछ और खबरों की होगी। देखिए, बात इंडिया के इंटरनेट क्रांति की कर लेते हैं। 5G का इंतजार अब खत्म होने जा रहा है और 12 अक्टूबर से देश में 5G सेवाएं शुरू हो रही हैं। सरकार का प्लान 3 सालों में 5G नेटवर्क को देश के कोने कोने तक पहुंचा देने का है। एक तरफ देखिए 5G सेवाएं शुरू हो रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर देश में 6G के लिए भी कमर कस ली गई है। देखिए, तो इस तरह से सीरीज ऑफ रिफॉर्म्स जो कर रहे हैं, उसमें स्पेक्ट्रम की प्रॉब्लम सॉल्व हुई, ROW की प्रॉब्लम सॉल्व हुई, जितने स्टेट गवर्नमेंट्स को साथ में लेना था वो साथ आए, और अब तेजी से रोल आउट करने की तैयारी चल रही है। सारे के सारे टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स अपना इक्विपमेंट लगाना, इक्विपमेंट को प्रॉपर्ली ट्यून अप करना, जगह जगह नए जो भी इंस्टॉलेशंस करने में लगे हुए हैं, और होपफुली बाय अक्टूबर 5G वी शुड बी लॉन्चिंग, एंड उसके बाद में बहुत रैपिड स्केल अप करेंगे, बहुत ही रैपिड स्केल अप करेंगे, तेजी से स्केल अप करेंगे। केवल शहरों में ही नहीं बल्कि कस्बों में, गांवों में, दूर दराज क्षेत्रों में भी जल्दी से जल्दी 5G लाने का टारगेट प्रधानमंत्री जी ने दिया है डिपार्टमेंट को, और बहुत ही तेजी से इस पे हम लोग आगे रोल आउट करेंगे। साथियों, आज देश के गांव-गांव में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का काम तेज गति से चल रहा है। आपने ये भी देखा है कि अब भारत में 5G लॉन्च हो रहा है। इस दशक के अंत तक हम 6G लॉन्च करने की तैयारी कर रहे हैं। गेमिंग और एंटरटेनमेंट में भी भारतीय सॉल्यूशंस को सरकार बहुत प्रोत्साहित कर रही है। इन सारे नए सेक्टर्स पर सरकार जिस प्रकार निवेश कर रही है, जैसे उन्हें प्रोत्साहन दे रही है, उसका लाभ आप सब नौजवानों को जरूर उठाना चाहिए। और साथियों, आपको एक बात और याद रखनी है, दुनिया में एक बहुत बड़ी आबादी है जिनकी समस्याएं भारत जैसी ही है। केरल की एक अच्छी खबर की बात कर लेते हैं। देखिए, यहां तिरुवनंतपुरम में एक बॉयज स्कूल की व्यवस्थाओं में 40 साल बाद फिर से बदलाव किया गया है। अब यहां लड़कियों को एडमिशन देकर इसको कोएड स्कूल बना दिया गया और इस व्यवस्था में बदलाव से लड़कियां भी अच्छा फील कर रही हैं। देखिए, इस बोर्ड को गौर से देखिए। इस पर साफ साफ लिखा है गवर्नमेंट बॉयज हायर सीनियर सेकेंडरी स्कूल। इसमें कोई शक नहीं है कि ये स्कूल लड़कों का है, लेकिन नहीं, बोर्ड पर भले ही कुछ भी दर्ज हो, सच ये है कि सालों बाद इस स्कूल का इतिहास बदल चुका है। अब ये केवल लड़कों का नहीं रहा, अब यहाँ लड़कियां भी पढ़ने आ रही हैं।
तस्वीर तिरुवनंतपुरम जिले के चाला, जिसे चलई बाजार इलाके के नाम से जाना जाता है, वहां की है। 40 साल बाद दोबारा इस स्कूल का इतिहास बदला है। यहाँ अब तक होती आ रही लड़कों की पढ़ाई की तस्वीर बदली है। अब यहाँ लड़कियों के लिए भी दरवाजे खुल गए हैं। सिर्फ लड़कों के लिए चर्चित इस स्कूल में अब लड़कियां भी पढ़ने आ रही हैं। फिलहाल शुरुआत 12 लड़कियों के बैच से की गई है, जिसे आने वाले वक्त में और बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। This is the budding stage. So this year we can't expect more girls. Next year we are expecting more to come here. And we have developed our infrastructure, toilet facilities all, and their classes are here. Everything is, we have done everything very basic facilities are here. प्रिंसिपल फेलिसिया का कहना है कि लड़कियों को प्रवेश देने के पहले यहाँ बुनियादी सुविधाएं भी मुहैया कराई गईं, जिसमें शौचालय जैसी अहम व्यवस्था शामिल है। हालांकि अभी तक लड़कों की संख्या ज्यादा है, लेकिन 3 बैच जिसमें 2 साइंस और 1 ह्यूमैनिटीज का है, इसमें लड़कियों को प्रवेश दिया गया है। बदलाव के इस अहम मोड़ के किरदार से भी आपको मिलवाएंगे, लेकिन उससे पहले उन छात्राओं की भी सुनिए जिन्हें मौका मिला कोएड के तहत इस स्कूल में एडमिशन का और पढ़ने का। സ്കൂളാണ്, പക്ഷേ ഗേൾസ് സെപ്പറേറ്റ് ആണ് പഠിച്ചിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ +1 +2 ബോയ്സ് ആയിട്ട് കിട്ടിയതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷം. ആദ്യം വന്നപ്പോൾ കുറച്ച് ടെൻഷനൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ബോയ്സ് മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ, ബോയ്സ് സ്കൂളല്ലേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ടീച്ചേഴ്സൊക്കെ ഭയങ്കര കെയറിംഗ് ആണ്, നല്ല ഡിസിപ്ലിനാണ് ഇവിടെ. ഇഷ്ടമായി. യൂണിഫോമിന്റെ കാര്യത്തിലും അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ. इस पहल को करने वाली हैं इलाके की एक बुजुर्ग जो कभी यहाँ की स्टूडेंट हुआ करती थी। वो भी उस दौर में जब यहाँ लड़के और लड़कियों को एक साथ पढ़ने का मौका था। हालांकि बाद में इस स्कूल को सिर्फ लड़कों के लिए कर दिया गया, जिसे लेकर शांता कुमारी ने आवाज बुलंद की। 1975 ഇവിടെ SSLC എഴുതി. അപ്പോഴും ഗേൾസും ബോയ്സും ഇഷ്ടം പോലെ, കുട്ടികൾക്ക് ഇരിക്കാൻ പോലും സ്ഥലമില്ലായിരുന്നു. കാരണം ആ തെരുവിലുള്ള ബ്രാഹ്മണ കുട്ടികൾ അത്രയും, ഇവിടെ തമിഴ് കുട്ടികൾ എല്ലാവരും ഇവിടെ തന്നെ പഠിച്ചത്. वहीं कुछ लड़कियां ऐसी हैं जो लड़कियों के स्कूल में पढ़ा करती रहीं, लेकिन अब इस स्कूल में आ गई हैं। उन्हें भी एक नया एहसास हो रहा है। കഴിഞ്ഞ വർഷകാലം മൊത്തം ഗേൾസ് സ്കൂളിലാണ് പഠിച്ചത്. അപ്പം ഇവിടെ മിക്സഡ് സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ അതൊരു പുതിയൊരു അനുഭവം തന്നെയായിരിക്കും. അപ്പം ഇവിടെ അവസരം കിട്ടിയത് തന്നെ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. കാരണം ഈ സ്കൂളിൽ പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒത്തിരി പെൺകുട്ടികളുണ്ട്. ആൺപെൺ വ്യത്യാസമില്ലാതെ എല്ലാവർക്കും ഒരേ രീതിയിൽ നീതി ഉറപ്പാക്കി കൊണ്ട് നമുക്ക് തുടങ്ങിയ ഒരു സ്കൂളാണ്. അപ്പം ये बदलाव और उसको मिल रहा समर्थन बताता है कि शिक्षा को लेकर नजरिया बदल रहा है। फिर केरल जैसा शिक्षित राज्य जिसकी मिसाल दी जाती है, वहां ये फैसला देर से ही लेकिन दुरुस्त हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।